ॐ श्रीगणेशाय नमः नमः संसकृताय गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां माद्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अवैद्यां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सभी लोगों को नमस्कार। आयुष्मान भव, दिग्विजय भव, चिरंजीव यशस्वी भव, कीर्तिमान भव। आप बिल्कुल पढ़ते रहें, करते रहें, जो भी हैं। अच्छा, एक बात मैं बता दूं कि जो अब संस्कृत की सीटेट की क्लास हम लोग प्रारंभ करने चल रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस हम आप लोगों को यहाँ पर देने जा रहे हैं, प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आप लोग एक बात ध्यान देना, ठीक है, कि संस्कृत की जो पेडागॉजी है वो दो तरीके से यहाँ पर पेडागॉजी आती है। एक तो बिल्कुल जो कंटेंट बेस्ड होती है, और एक वह होता है जो आप शिक्षण शास्त्र में पढ़ते हो, ऐसे नॉर्मली व्यवहार में जो आप देखते हो वो देखते हो। तो दोनों पर आधारित पहले हम थोड़ा कंटेंट बेस्ड से चलेंगे, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो जितने भी लोग हैं सभी लोग जुड़ जाएं, क्लास में शेयर कर दें। थोड़े से हो सकता है आप लोगों को कठिन लगे, क्योंकि आप लोग डिटेल क्लास नहीं किए होंगे, तो उसका थोड़ा असर हो सकता है। हम 4-5 दिनों में, 7 दिनों में हम लोग करीब 500 क्वेश्चन हम इधर सॉल्व करेंगे। 500 क्या, करीब कोशिश हमारी रहेगी कि 1000, बट 500-700 क्वेश्चन इधर सॉल्व करेंगे। फिर आगे के करीब 8-10 दिनों तक जो हम लोग कुछ सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर में जो शिक्षण शास्त्र से क्वेश्चन आए रहेंगे वे। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, जो व्याकरण वाले क्वेश्चन थे, अभी जस्ट आप लोग पीछे तैयारी बहुत हमारे साथ किए हैं, तो वो वाले सभी वीडियोस आप लोग देख लीजिएगा। वो व्याकरण के लिए पर्याप्त है। आप लोग देखे होंगे कि जो भी परीक्षाएं हुई हैं अभी, उसमें आप देखे होंगे कि पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके बिल्कुल ईजी, आप देखते ही सट कर दिए होंगे। तो हमारे कहने का मतलब इतना ही है कि ध्यान आपका, आप व्याकरण बहुत पढ़े हैं। अब पेडागॉजी करेंगे, मतलब शिक्षण शास्त्र हम लोग पढ़ेंगे और कुछ पैसेज को करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए पहला सेशन, पहला क्लास अब सीटेट का यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। डेली नित्य प्रतिदिन आप लोग आया कीजिए। क्लास हो सकती है थोड़ी 1 घंटे से बड़ी हो जाया करे, तो आप लोग थोड़ा सा समय निकाल के आइए, ताकि कम दिनों में अच्छा काम करना है। पहला क्वेश्चन है, पूर्व नियोजनम आधारीकृत शिक्षणस्य प्रकाराः सन्ति। देखिए, जो लोग डिटेल पढ़े होंगे उनके लिए तो थोड़ा सही होगा, जो लोग डिटेल नहीं पढ़े हैं उनके लिए इस थोड़ी सी कठिन होगी। लेकिन आप लोग जब करीब 100-50 क्वेश्चन आप हमारे साथ करोगे, निश्चित तरीके से अच्छा करने लगोगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, पूर्व नियोजनम आधारीकृत शिक्षणस्य प्रकाराः सन्ति। पूर्व नियोजन पर आधारित, माने आधार कर सकते हैं, उस पर आधारित शिक्षण से शिक्षण के प्रकार हैं। कौन? औपचारिक शिक्षण या अनौपचारिक शिक्षण, या फिर उभयम, उभयम माने उपयुक्त दोनों, या फिर कोई भी नहीं। इसमें से क्या होगा? मैं आपको बता दूं कि जो पूर्व नियोजन पर आधारित कृत शिक्षण होता है, ये दोनों होता है, चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक हो। ठीक, दोनों जो है पूर्व नियोजन पर आधारित होते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, केवल औपचारिक हो सकता है या अनौपचारिक। जैसे कभी होता नहीं कि समय पर आधारित फिक्स कर कर करके लिया जाए, समय, काल, परिस्थिति, इन सबका आधार हो। ठीक है, वो आपका एग्जाम होगा, स्टार्ट हो जाएगा, जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, 15 के आसपास से शादी स्टार्ट होगी, अगले महीने तक चलेगा। तो आप इसके लिए ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या दूसरा लेते हैं, निश्चित स्थान समय। देखो, यही यही एक लाइन, इस बात को याद कर लेना, इसी से क्लियर हो जाएगा। निश्चित स्थान समय उद्देश्य युक्तम शिक्षणम भवति। अर्थात ऐसा शिक्षण जिसका स्थान, समय सब निश्चित हो, यह कौन सा शिक्षण होता है? औपचारिक होता है या अनौपचारिक होता है, या फिर दोनों होता है, या कोई नहीं? तो एक एक क्वेश्चन को आप देखोगे, यहीं से थोड़ा थोड़ा अंतर करते चलोगे। तो जो औपचारिक शिक्षण होता है ना, वो निश्चित स्थान और समय, निश्चित स्थान समय उद्देश्य युक्तम शिक्षणम भवति औपचारिकम। औपचारिक जो शिक्षण होता है, इसमें स्थान, समय ये सब निश्चित होते हैं, उद्देश्य निश्चित होते हैं। ठीक, और ये सब अगर अनिश्चित रहे तो वह अनौपचारिक हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 3। क्वेश्चन की जो संख्या है वह आप लोगों को अभी भले से ना पता हो, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे क्योंकि आप लोगों का प्रैक्टिस करवाना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग अधिक से अधिक अगर इसके साथ जुड़ोगे, क्वेश्चन करोगे, निश्चित तरीके से बहुत बेहतरीन करके आओगे। जितने भी संस्कृत लिए होंगे सभी लोग शेयर करें और ससमय सभी लोग उपस्थित हो जाएं संस्कृत वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 3। समीचीनम नास्ति, समीचीन नहीं है इसमें से। परिवार अनौपचारिक संस्था, परिवार एक अनौपचारिक संस्था है। विद्यालय औपचारिक संस्था, या फिर मित्राणि औपचारिक संस्थानी, या फिर शिक्षक औपचारिक साधनम। ध्यान देना, कहीं साधन है कहीं संस्था है, दोनों बातों तीनों बातों को ध्यान रख करके आप सोचना तभी उत्तर देना। तो क्या मिलेगा? समीचीन नहीं है, समीचीन नहीं है तो क्या गलत है इसका मतलब? परिवार अनौपचारिक संस्था, हाँ बिल्कुल परिवार अनौपचारिक संस्था मानी जाती है, ठीक है। विद्यालय औपचारिक संस्था, बिल्कुल यहाँ पे समय सब कुछ समय स्थान सब फिक्स होता है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। मित्राणि औपचारिक, मित्र कहाँ से औपचारिक हो जाएंगे? औपचारिक का मतलब होता है समय स्थान सब कुछ फिक्स रहे ना, मित्रों के लिए नहीं। ये वाला जो है इंटरेक्ट मिल रहा है। शिक्षक औपचारिक, बिल्कुल शिक्षक समय उपस्थित होंगे, निश्चित उद्देश्य के साथ उपस्थित होंगे, निश्चित समय पर उपस्थित होंगे, निश्चित स्थान पर उपस्थित होते हैं। तो और सभी के सभी औपचारिक में, औपचारिक जो लिखा गया है, विद्यालय औपचारिक है, शिक्षक औपचारिक साधन में, ये भी सही है। और यहाँ पर ध्यान देना, शिक्षक साधन होता है, साध्य नहीं होता है। ऐसा कुछ आप दिमाग में लेके चलोगे तभी समझ पाओगे। जो लोग पेडागॉजी पढ़े होंगे, समझे होंगे, उनको थोड़ा समझना आसानी होगी, क्योंकि ठीक उसी का संस्कृत यहाँ पर किया जा रहा है। डिटेल वाली क्लासेस जल्दी ही सभी लोगों को मिल जाएंगी, उसमें घबराने की बात नहीं है। जो लोगों का क्लास अभी तक नहीं हो पाया है वो पूरी डिटेल क्लासेस एप्लीकेशन पे चल रही हैं। ई लर्निंग विद दुर्गेश का जो एप्लीकेशन है उस पर चल रही है, तो उस पर आप सभी लोग जा करके कर सकते हो, ठीक है। चलिए, 2 दिनों तक क्लास नहीं रही क्योंकि आप लोगों का भाई एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम में आप लोग मस्त थे, इसलिए 1-2 दिन रेस्ट लेकर करके और आज पहली तारीख से यह क्लास स्टार्ट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 4। शिक्षण समये विषय वस्तु प्रस्तुतिकरणे साधनभूतानि सन्ति। शिक्षण समय में विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए जो साधन के रूप में है, साधनभूत हैं, वे हैं क्या? विधयः, प्रविधयः, युक्तयः, या फिर सर्वे। प्रश्न संख्या 4। जो लोग हमारे साथ में डिटेल पढ़े होंगे वो उनको पता होगा। जितने भी विधियां, प्रविधियां, युक्ति हैं, सब का सब क्या है? प्रस्तुतिकरण करने में साधन माने जाते हैं। कोई भी अगर हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो शिक्षण कार्य में विषय को, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए हम बहुत सारे साधनों का प्रयोग करते हैं। साधन कौन कौन होते हैं? बहुत सारी विधियां होती हैं, प्रविधियां होती हैं, युक्तियां होती हैं, बहुत सारी चीजें, अर्थात यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं, प्रश्न संख्या 5। आधुनिक शिक्षण से विकास केन पुस्तकेन मन्यते। देखो, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जो बिल्कुल स्टैटिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं, मतलब जो फिक्स है कि इस प्रश्न का उत्तर यही होगा, इसको आप इसी प्रश्न का उत्तर मतलब यही केवल आगे पीछे करके आता है, तो आप इस तरीके से कर लोगे। और जो कुछ बिल्कुल व्यवहारगत जो होती है क्लासेस से रिलेटेड, वो क्वेश्चन अभी हम आगे भी और करेंगे, और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करेंगे। आधुनिक शिक्षणस्य विकासः केन पुस्तकेन मन्यते। जो आधुनिक शिक्षण का विकास है वह किस पुस्तक, केन पुस्तकेन मन्यते, कौन है जो पुस्तक से मानते हैं आधुनिक शिक्षण का विकास? ग्रेट डायडेक्टिक, और या फिर मेथड्स एंड टेक्निक, या टीचिंग एंड मेथड्स, या कोई भी नहीं। प्रश्न संख्या 5। सोचो, अंग्रेजी को भी संस्कृत में जगह मिल गई है, ठीक, तो इसको लिखा गया है ग्रेट डायडेक्टिक। अब ध्यान देना, ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए नई हो सकती हैं, लेकिन करते करते वो पुरानी हो जाएंगी। हमको मालूम है बहुत सारे लोग अभी ऐसे क्वेश्चन को नहीं किए होंगे, तो आप लोगों को समय मिलना चाहिए, करिए। शिक्षकः शिक्षणोद्देश्यानां प्राप्त्यर्थं यस्य साधन मार्ग क्रमशः वाम अन्वेषणं करोति स शिक्षण विधि उच्यते इति कह वदति। यह ऐसा किसने कहा? क्या कि शिक्षक शिक्षण के उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए यश साधन, जिस साधन मार्ग का या क्रम का अन्वेषण करता है वही शिक्षण विधि कहा जाता है। माने इसका हिंदी यही बनेगा कि शिक्षक शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्ति करने के लिए जिस साधन या मार्ग या क्रम का खोज करता है वही शिक्षण विधि कहा जाता है। यह कौन कहे? रूसो या जांडीवी या स्टीवेंस, या फिर इसमें से कर सकते हो कोई एक, इनमें से कोई नहीं। फिलहाल इसके आंसर आ जाएंगे रूसो कहे थे। कौन कहे थे? रूसो,
ठीक, तो क्वेश्चन जो लोग सीडीपी पढ़ते होंगे उनके लिए हिंदी संस्कृत का हिंदी ट्रांसलेशन होते ही उनके लिए सरल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण विधिना विशेषता नास्ति। शिक्षण विधियों के जो विशेषता हैं नहीं है, शिक्षण विधियों की विशेषता नहीं मानी जाती है। क्या? शिक्षण सिद्धांतानां सूत्राणां च अनुकूलम या प्रेरणादायका क्रियाधारिता भयोः शिक्षण उद्देश्यानां प्राप्तौ सहायकाः स्युः निरसाः क्लिष्टाः दुर्बोधाः भवेयुः। शिक्षण विधियों की विशेषता नहीं है, तो इसमें अगर नहीं है तो निगेटिव आपको छांटना है। बहुत सरल है कि शिक्षण विधियों की विशेषता क्या, शिक्षण विधि क्या होती है? बहुत सरल होती है, कम समय में आप सीख सकते हो, बहुत अच्छा होता है, रोचक होता है, सारी चीजें होती है। कर है नीरस होता है, गलत बात। क्लिष्ट बहुत कठिन होता है। दुर्बोध मतलब जल्दी समझ में नहीं आता है, गलत बात है। सब सारी चीजें जितनी भी शिक्षण विधियां होती हैं, शिक्षण विधियों का यही तो विशेषता होता है कि जिससे हम कम समय में आसानी से बिना टेंशन लिए आराम आराम से करते चलें। तो यही होती है शिक्षण विधियां। अर्थात यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन सा नहीं है, तो शिक्षण विधि की विशेषता नीरस होना, क्लिष्ट होना, दुर्बोध या ये सब चीज ऐसा कुछ होना, यह नहीं माना जाता है। प्रश्न संख्या 7वें का आंसर डी हुआ। ठीक, प्रश्न संख्या 8वें पे आओ। शिक्षण विधि नाम आवश्यकता किमर्थम। शिक्षण विधियों की जो आवश्यकता है किसके लिए होती है? किमर्थम माने किसके अर्थ में, किसके अर्थ का मतलब क्या मतलब है? किसके लिए होती है, अर्थात क्यों आवश्यक है। ठीक, यहाँ पर बात यह है कि शिक्षण विधियों की आवश्यकता कह रहे हैं कि किसके अर्थ में है, अर्थात क्यों है। आपको बताइए कि विषय वस्तु सरलतया प्रस्तुतिकरण आए, बिल्कुल सही, विषय वस्तु को सरलता पूर्वक प्रस्तुत करने के लिए। कक्षा शिक्षणाय सफलाय, कक्षा शिक्षण को सफल बनाने के लिए, ये भी सही है। शिक्षण कार्य से रोचकताय, शिक्षण कार्य की रोचकता के लिए, सभी सही है। अर्थात उपयुक्त सर्वेषां कृते, अर्थात ऊपर दिए गए सभी के लिए यह बिल्कुल सही है कि शिक्षण विधियों की आवश्यकता शिक्षण वस्तु की सरलता को प्रस्तुत करने के लिए, कक्षा शिक्षण को सफल बनाने के लिए और शिक्षण कार्य की रोचकता बनाने के लिए किया जाता है। यह सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लो। हमको इतना अनुभव है, मालूम है कि लोगों को संस्कृत से तकलीफ नहीं है, लोगों को केवल पैडागॉजी से तकलीफ नहीं है, लोगों को संस्कृत भाषा से दिक्कत है। अगर लिखे हुए क्वेश्चन को कोई अगर इनको ट्रांसलेट करके बता दे तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन कर लेते हो, ऐसा हम समझते हैं। ठीक है, और सभी लोगों का कोई आंसर नहीं मिल रहा है, क्या बात है? सभी लोग चैट या तो कर नहीं रहे हो, या मेरी आवाज ही आप लोग तक नहीं पहुंच पा रही, या आप लोग कर रहे हो मुझको दिख नहीं रहा है। चलिए, बहुत सही, अभी अभी को आया, बहुत राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक विकास दृष्टिया प्राथमिक स्तरे शिक्षा माध्यमो भवेत, शिक्षा माध्यमो भवेत। कह रहे हैं बालक के विकास की दृष्टि से प्राथमिक स्तर में शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा या मातृभाषा। बालक के विकास की दृष्टि से प्राथमिक स्तर में शिक्षा का जो माध्यम है वह क्या होना चाहिए? आप सभी लोग बताइएगा क्या होना चाहिए। अभी को राइट आंसर आया कि मातृभाषा। कुछ लोग अब धीरे धीरे लग रहा है कि उनका जो दिमाग है अब खुल रहा है, या फिर अपने पुरानी बात पे जा रहे हैं कि हाँ अब हम वही थे जो ये सब क्वेश्चन कर सकते थे। ठीक, आप ऐसा सोचोगे निश्चित तरीके से अच्छा ही करोगे, घबराने की इसमें बात नहीं है, बस ध्यान से लगे रहो, करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति में प्रेषित किया जा सकता है? निम्न में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति में प्रेषित किया सकता है? प्रश्नोत्तरी द्वारा, वाक्य रचना द्वारा, कहानी लेखन द्वारा या फिर चित्र निर्माण के द्वारा। प्रश्न संख्या 10, उत्तर क्या करोगे? मौखिक अभिव्यक्ति प्रश्नोत्तरी में आएगा, किसमें आएगा? प्रश्नोत्तरी में ना, पूछते हैं पूछ पूछ के इस तरीके से बोलना, बताना, प्रश्न उत्तर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लो। अनुशासनहीनतायाः कारणानि कानि भवन्ति। अनुशासनहीनता जो होती है इन सब के कारण क्या हैं, कौन हैं? दूषिता सामाजिक व्यवस्था, दूषिता शिक्षा पद्धति, एतानि सर्वाणि हीन आर्थिक दशा या हीन आर्थिक दशा। कहीं भी अगर आपको समझ नहीं आता है कि सर संस्कृत इसकी हिंदी नहीं समझ में आई, मैं बिल्कुल बताने के लिए उपस्थित हूँ। मेरा काम ही है कि आप लोगों को संस्कृत को थोड़ा इजी करना, बिल्कुल आप करते करते हो भी जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कठिन थोड़ा, लेकिन है नहीं कठिन। अनुशासनहीनता का कारण होता है क्या? क्या होता है अनुशासनहीनता का कारण? आप सभी लोग देखो, बताओ।
दूषित सामाजिक व्यवस्था, हाँ ये भी हो सकती है। दूषित शिक्षा पद्धति, ये भी हो सकती है। हीन आर्थिक दशा, ये भी सही, अर्थात एतानि सर्वाणि, अर्थात यह वाला सही हो जाएगा कि सभी यह कारण हो सकते हैं जिससे अनुशासनहीनता पाई जाए। ठीक है, बच्चे अनुशासनहीन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सह आदर्श शिक्षक भवितुम संभवति यस्य, कह रहे हैं वह आदर्श शिक्षक होने के लिए संभावना है, मतलब वह आदर्श शिक्षक बन सकता है या हो सकता है कब? यस्य, जिसके पास, किसको हम आदर्श शिक्षक कर सकते हैं? उसको हम आदर्श शिक्षक कर सकते हैं जिसके पास धन है, धनम अस्ति, धन है, या फिर दूसरा वाला ऑप्शन आ रहा है शिक्षणे रुचिर्हस्ति, कर रहे हैं शिक्षण में रुचि हो, या फिर उपाध्य संति ही, या फिर स्वव्यवहाराः संति। अब बताओ इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा, क्या करेक्ट होगा, बताओ। अच्युतम केशवम दामोदरम रामनारायणं जानकी वल्लभम रामनारायणं जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम अच्युतम केशवम। आप लोग प्रश्न संख्या 12 का उत्तर सभी लोग दें, सभी लोग प्रश्न संख्या 12 का उत्तर अवश्य करें। थोड़ा कमेंट देख लें आप लोगों का। सर प्लीज़ थोड़ा समझाते हुए करिए, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो कि कहीं संस्कृत नहीं पढ़े हैं, तो थोड़ा समझा दीजिए। थोड़ा थोड़ा बताते चल रहे हैं, बिल्कुल बताते चल रहे हैं। अभी देखो मैं बताया हूँ ना कि इसका 2 तरीके क्लास होगा। एक तो एप्लीकेशन पे भी बहुत सारे डिटेल क्लासेस भी जा रही हैं, तो उसको देखना पड़ेगा, जिसके पास वो समय हालांकि नहीं है पूरा पढ़ने के लिए। तो मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ इसको पढ़ते चलना धीरे, क्योंकि अभी आज पहला दिन है ना आप लोगों का पैडागॉजी का, तो थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन जो ही आप कुछ और क्वेश्चन की ओर चलोगे, बढ़ोगे, तो धीरे धीरे आपको सरल लगेगा। बस आप जो हम बता रहे हैं, जितना हम डिस्कस कर रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा समझते चलो। करें वही आदर्श शिक्षक होता है, या हम कह सकते हैं कोई आदर्श शिक्षक, किसी को हम आदर्श शिक्षक कह सकते हैं कि हाँ फलाने आदर्श शिक्षक हैं, सुरेश या पवन या महेश आदर्श, हम कह सकते हैं कि वो शिक्षक आदर्श हैं। तो किसके, क्यों? क्योंकि उनके पास धन है, या शिक्षण में रुचि है, या उपाध्याय संति, या फिर स्वव्यवहार संति। तो किसके आधार पर हम कहेंगे इसमें से कौन सा वह कारण हो सकता है जिससे कि वह उनको हम आदर्श कहेंगे? तो कहेंगे ना कि शिक्षण कार्य में उनकी क्या है, रुचि है, वह शिक्षण कार्य अच्छे से करते हैं, बेस्ट करेंगे, इसलिए वो हो सकते हैं। ठीक, ये फिर लगा भागने वाला काम होने। प्रश्न संख्या 13, शिक्षा यह प्रमुखम अंगम किम, शिक्षा का जो है प्रमुख अंग क्या है, बताते चलो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो जितना भी है, जब भी आया है, कोई बात नहीं, आप करते रहें। बस इतना समझ लो कि अभी कुछ मतलब नहीं, कुछ तो 100-125 क्वेश्चन आपको कुछ थोड़ा सा मतलब झेलना पड़ेगा। जो ही आप 100-125 क्वेश्चन आप हमारे साथ करोगे, आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें जो हम बताए रहेंगे वही सारे प्रश्नों में आ जाएंगे, तो आपको घबराहट नहीं होगी। बस केवल 100-125 क्वेश्चन तक आप स्टार्ट करिए, देखिए अपने आप दिमाग में एक सेटअप बैठ जाएगा। शिक्षा यह प्रमुखम अंगम किम, शिक्षा का जो प्रमुख अंग है क्या है, पाठ्यक्रम, धर्मम, विद्यार्थी, या फिर विद्यालय है। जो शिक्षा का प्रमुख अंग है उसको हम क्या कहते हैं? धर्म कहाँ से आ जाएगा? विद्यार्थी हो सकता था, विद्यालय उसके बाद आता है, विद्यालय से पहले विद्यार्थी, लेकिन इन सभी के बीच में एक पाठ्यक्रम जो है ना, यह माना जाता है। तो यहाँ पर पढ़ाने के लिए वो अलग है, शिक्षा का कह रहे हैं, तो यहाँ पर आप ये राइट आंसर करना, पाठ्यक्रम को जरूर लेना। ठीक है, प्रमुख अंग माना जाता है पाठ्यक्रम। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत सारे क्वेश्चन हम देखे हैं कि रिपीट होते हैं इधर से, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को जरूर करवा रहा हूं, इन सब क्वेश्चन को। ठीक है, जो एक एक लाइन में आते हैं, सीधे सीधे हो जाता है। अध्यापक कीदृशो भवेत्, अध्यापक को कैसा होना चाहिए? राजनीतिज्ञ, या स्वार्थ संपादक, या सामान्य कर्मचारी, या फिर ज्ञानवान होना चाहिए? अध्यापक को क्या होना चाहिए? आप लोग खुद समझ सकते हो, थोड़ा क्वेश्चन करोगे, एक भी क्वेश्चन मिस ना करो, सारे क्वेश्चन आप लोग करते रहो, सारे क्वेश्चन करो। ठीक, हाँ कहीं स्टूडेंट्स, मैं बताया ना कि वो दूसरे केसेस में दिया जाता है। अभी जब पाठ्यक्रम दिया है तो आप पाठ्यक्रम कर लो। मैं बताया था ना कि कहीं कहीं दुई में बताना होता है, कहीं कहीं 3 आयामी में, जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी और पाठ्यक्रम हो जाता है।
हम जानते हो आप क्या करें, वो जब आएगा तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, अभी ये देखते चलोगे धीरे धीरे आ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा कि अध्यापक को ज्ञानवान होना चाहिए। ठीक, अध्यापक कैसा होना चाहिए? ज्ञानवान होना चाहिए। बिल्कुल फैक्चुअल है, कहीं कोई गलती नहीं है, आप ध्यान से बस समझते चलिए, 2-4 दिन सीख लीजिए, उसके बाद फिर अपने आप तर्क करने लगेंगे आप लोग खुद ही। कक्षायाम समीचीनम वातावरणम कदा निर्मितम भवति। कह रहे हैं कक्षाओं में जो समीचीन माने एक उचित जो वातावरण, समीचीन का मतलब होता है कि बहुत बढ़िया हम नहीं कर सकते, बहुत घटिया नहीं कर सकते, माने एक उचित तरीके का वातावरण, उचित कहना समीचीन होता है, सही जिसको कह सकते हैं। ठीक है, समीचीनम वातावरणम कदा निर्मितम भवति, वो कब निर्मित होता है? जब, यदा माने जब, छात्र शिक्षकेभ्यः बिभेति, जब छात्र शिक्षक से, शिक्षकों से डरता है। यहाँ विभेति के अर्थ में यहाँ पर शिक्षकेभ्यः लगा है। ठीक है, तो छात्र शिक्षक से डरता है, या शिक्षक सम्यक पाठयन्ति, या शिक्षक जो है, शिक्षक लोग भली भांति पढ़ाते हों। यदा छात्राः शांता भवन्ति, जब छात्र शांत होते हैं, या यदा छात्राः स्वतंत्रा भवति। अब आप लोग देख लो कि इसमें कौन सा सही होगा कि कक्षा का समीचीन वातावरण का अर्थ यहाँ पे लिया जा रहा है। ठीक है, कक्षा का जो समीचीन वातावरण कदा निर्मितम भवति, कब निर्मित होगा, हमें नहीं कह रहे हैं कि कब हो, मतलब समीचीन वातावरण कौन सा है। ठीक ना, ये हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दो बातें निकल के आएंगी। कुछ लोग अब यहाँ पर करेंगे डी और कुछ लोग यहाँ पर करेंगे बी। अब यहाँ पे ध्यान देना, हालांकि ये डर वाली बात गलत है, छात्र शांत हुए ये भी बात गलत है। बी और डी में आपको निर्णय करना है। जब पूछे कि जो है छात्र केंद्रित कक्षा कैसी होनी चाहिए, तब छात्र स्वतंत्र होने चाहिए, उसमें ध्यान देना। कह रहे हैं कि कक्षा का जो वातावरण है वह कब अच्छा हो जाता है, तो वही जब शिक्षक सम्यक माने भली भांति तरीके से पढ़ा रहा होता है, उस टाइम बच्चे अपने आप शांत हो जाते हैं, बच्चे प्रश्न भी पूछने लगते हैं, बच्चे खुरापात नहीं करते हैं, उनके अंदर जो भी कल्पनाएं चल रही होती है उसको अपना दौड़ाते हैं, दिमाग भी दौड़ाते हैं, और जो चीजें नहीं समझ में आती है शिक्षक से पूछते भी हैं। अर्थात अगर शिक्षक भली भांति पढ़ा रहा हो, यहाँ हम ये नहीं कर रहे हैं कि शिक्षक केंद्रित क्लास हो, हमें नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भली भांति। भली भांति का हम बताए ना, सम्यक एक ऐसा शब्द है जो बहुत कुछ अपने में समाहित किया हुआ है। सम्यक मतलब भली भांति पढ़ाता हो। जब भली भांति पढ़ाने का मतलब है कि बच्चा उनसे डरता भी नहीं होगा, बच्चा अपनी परेशानियों को उनसे सीधे सीधे पूछ सकता है। तो ये सम्यक में ना ये सारी चीजें डी वाली भी आ जाएगी। केवल अगर शाब्दिक पे जाते या यह बी वाला ऑप्शन न होता तो आप लोग डी वाले ऑप्शन तक बिल्कुल जा सकते थे। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में सीखिए, ध्यान दीजिएगा कि आप यदा शिक्षका सम्यक पाठयन्ति, जब वो सम्यक, हम यहाँ पे यह नहीं कर रहे हैं कि जब शिक्षक अपनी बातों की केवल जबरदस्ती रखे, हम यहाँ शिक्षक केंद्रित क्लास नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं भली भांति पढ़ाए। अगर हम शिक्षक हैं, अगर हम भली भांति हर एक पॉइंट को आपको लेकर के पढ़ा रहे हैं, हर एक चीजों को कर रहे हैं, तो आप हमसे बिना डरे क्वेश्चन भी पूछोगे, जो भी रहेगा आपको हम दबाएंगे भी नहीं, और आपके पूछे गए उत्तरों को हम बताने की भी कोशिश करेंगे। ये होती है भली भांति पढ़ाना। केवल शिक्षक पाठयन्ति सम्यक न लगा होता तो कहीं ना कहीं यह बी वाला क्या हो जाता, गड़बड़ हो जाता, फिर हमको डी तक आना पड़ता। तो बी और डी तक जो लोग पहुंचे उनका दिमाग सही है, और जहां पे ऑप्शन बी का न दिखाई दे आप सीधे सीधे डी ही लगाइएगा, क्योंकि छात्र स्वतंत्र होना और छात्र जिज्ञासु होना और छात्र प्रश्न पूछने के लिए फ्री होना, छात्र फ्री हुए, छात्र क्वेश्चन पूछने के लिए स्वतंत्र हुए, ये दोनों बातें अलग हैं। छात्र स्वतंत्र हुए, कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हुए, गलत बात है ना, गलत बात है। ध्यान देना, तो ये ऑप्शन पढ़ते वक्त में आप खुद सोचिएगा कि इसमें क्या हो सकता है। ठीक, क्या हो सकता है जी, नमस्तुभ्यम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, तो उसको आप समझ करके चलिएगा। यहाँ पे बी आप कीजिएगा, डी वाला मत कीजिएगा। फिर आगे देखते हैं, और ध्यान दिएगा संस्कृत में थोड़ा थोड़ा शब्द बदल कर करके दिया जाता है। हमको नहीं, आपको लगता होगा कि जो है यह सेम ऑप्शन है या फिर ऐसा ऐसा है, उसमें अंतर है बेटा, थोड़ा सा समझ करके करोगे तो हो जाएगा। शिक्षायाः उद्देश्यम भवति, हम कतई नहीं कह रहे हैं कि यह छात्र केंद्रित आधारित नहीं होना चाहिए, छात्र केंद्रित आधारित बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन छात्र केंद्रित होने का मतलब नहीं छात्र मनमानी करे कोई चीज, गलत बात, ऐसा संस्कृत नहीं बोलेगा, ध्यान देना। शिक्षायाः उद्देश्यम भवति, शिक्षा का उद्देश्य होता है बुद्धि, ज्ञान, व्यवहार परिवर्तन या फिर धनोपार्जन। क्या होता है क्या, तो शिक्षा का जो उद्देश्य होता है, आप लोग इस प्रश्न का उत्तर देना, प्रश्न संख्या डाल के देना। कुछ लोग सी बताए, और कोई बताए, और कोई बताए, क्योंकि इसमें भी कुछ लोग भ्रमित हो जाएंगे। ठीक है, वैसे चलिए अब 2 लोग दे दिए सी तो करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा,
व्यवहार का परिवर्तन ही शिक्षा का उद्देश्य है। कुछ लोग कहते हैं हम बुद्धि के लिए पढ़ रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे हम धन प्राप्त करने के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन शिक्षा का मूल जो उद्देश्य है ना, यही है व्यवहार परिवर्तनम। अब इसको आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, रट लीजिएगा, जब भी क्वेश्चन आगे आएगा कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, व्यवहार परिवर्तन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन बन करके बीच में आते हैं और यही आपके कीवर्ड जैसे काम करने लगेंगे। तो घबराने की बात नहीं है, एक एक करते चलें, पढ़ते चलें और निश्चित तरीके से सब अपने आप बनता जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए, उत्तर दीजिए। द्विभाषा सूत्रम इति केन प्रदत्तम। देखो, द्विभाषा सूत्र ऐसा यह कौन प्रदान किया था या कौन देता है या किसके अनुसार यह सही है, बताओ कौन हमको दिया द्विभाषा सूत्र। द्विभाषा सूत्र में कौन आया? शिक्षा नीति 1968 या 48 या फिर 1986 या फिर 2020, कौन सा हो जाएगा? तो प्रश्न संख्या 17 जो यह द्विशिक्षा नीति द्विभाषा सूत्र था, यह ताराचंद समिति जो 19 इसमें आया था, यही थी ना। शिक्षा नीति 86 वाले में नहीं था, आते आते 86 वाले में तो फिर त्रिभाषा सूत्र हो गया था। ठीक, तब तो त्रिभाषा सूत्र हो गया था ना। त्रिभाषा सूत्र में अंग्रेजी, हिंदी और एक मातृभाषा जो रहती थी वो आती थी। द्विभाषा सूत्र तक, यहाँ तक आप रहिएगा। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप इसको नोट कीजिएगा, जिसको थोड़ा सस्पेंशन होगा एक बार गूगल करके भी देख लीजिएगा। ठीक है, 17 में सी लगा रहे हैं, 17 में सी नहीं, अंदाजी मार रहे। शिक्षा 86 वाले में तीन भाषा सूत्र आ गया था। ठीक, द्विभाषा सूत्र अलग है, तीन भाषा सूत्र अलग है, ध्यान देना। वो द्विभाषा सूत्र क्वेश्चन पूछा गया है। यदि शिक्षक शिक्षणेन सह संवेगात्मक उष्णतामपि प्रतिपादयति तदा तस्य शिक्षणं भवति। यदि शिक्षक शिक्षण के साथ साथ संवेगात्मक उष्णता का भी प्रतिपादन करता है, उसको भी प्रतिपादित करता है, तो वह शिक्षण होता है कौन? मंद होता है, त्वरित होता है, सामान्य होता है या फिर प्रभावी होता है? इस प्रश्न का उत्तर देना, तब क्या हो जाएगा? जब शिक्षण के साथ साथ संवेगात्मक उष्णता को भी प्रतिपादित करे तो वह प्रभावी कहा जाता है। क्या हो जाएगा? प्रभावी। मंदम त्वरितम नहीं कहा जाएगा, सामान्य भी नहीं है, थोड़ा सामान्य से ऊपर, प्रभावी कहेंगे हम लोग। ठीक, इसको प्रभावी कहेंगे। भाषा शिक्षण से महत्वपूर्ण विशेषता अस्ति। भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण जो विशेषता है वह क्या है? ठीक, नारायण एक तीन भाषा सूत्र है, एक द्विभाषा सूत्र है, दोनों को ध्यान से समझेंगे तब अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक तीन भाषा सूत्र है और एक द्विभाषा सूत्र है, दोनों को अलग अलग पढ़िए। हमको मालूम है कि आप लोग केवल एक पढ़ के जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। संस्कृत में क्वेश्चन सीटेट में कुछ इस तरीके से आता है जिसमें आप पॉजिटिव वर्ड देखते देखते भी आप निकाल निगेटिव कट जाता है। चारों ऑप्शन में पॉजिटिव 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 लिखा रहेगा, लेकिन उसमें लिखा रहेगा चोरी करने के लिए प्रोत्साहित करना, पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, खेलने के लिए प्रोत्साहित करना, ऐसा लिख देगा ना। फिर कहोगे सर प्रोत्साहन तो सभी जगह दिया गया है, चोरी करने के लिए अवसर प्रदान करना, बच्चे को क्वेश्चन पूछने के लिए अवसर प्रदान करना, ऐसे ऐसे करके ऑप्शन दे देगा तो अवसर चोरी में भी अवसर रहेगा। तो आप ध्यान दे करके समझेंगे तभी हो पाएगा। थोड़ा सा संस्कृत का नेचर समझना पड़ेगा कि हाँ इनकी सोच क्या है। और सीटेट में लगभग एक जैसे टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कुछ दिनों से, उस पर भी ध्यान देना। भाषा शिक्षण से महत्वपूर्ण विशेषता अस्ति। भाषा शिक्षण की महत्व, अभी हम कुछ ऐसे पेडागॉजी बताएंगे जो पॉजिटिव निगेटिव करके आप कुछ कीवर्ड्स की सहायता से आप पार हो जाओगे, लेकिन वो कीवर्ड जो है अभी यहाँ पर नहीं काम करेगा। अभी जो है हम लोग कुछ बेसिक जो स्टैटिकल टाइप क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, फिर जो हम मूल शिक्षण सिद्धांत जो शिक्षण पद्धति में आएंगे तो निश्चित तरीके से आप सट सट कर लोगे, हमको मालूम है। तो थोड़ा सा बेसिक हो जाए इधर तो ठीक है ना। भाषा शिक्षण से महत्वपूर्ण विशेषता अस्ति। भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता है व्याकरण से ज्ञानम, व्याकरण का ज्ञान, व्यवहार ज्ञानम, शुद्धोच्चारणम या विद्यार्थी नाम रुचि ही। अब सोचो ऐसा क्वेश्चन इस बार भी आया था, इधर से ही आया था, स्टैटिकल टाइप क्वेश्चन। जो लोग नहीं पढ़ते होंगे उनका गलत हो गया था, जबकि यूपी टेट में जो है इतना डीपली क्वेश्चन इधर से नहीं बनता, लेकिन आया था इस बार क्वेश्चन। कुछ लोग देखे होंगे, उनको याद होगा। प्रश्न संख्या 19 राइट है, क्या हो जाएगा? भाषा शिक्षण से महत्वपूर्ण विशेषता थी, भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता शुद्धोच्चारण है। लोग लगा रहे हैं विद्यार्थी की रुचि। ध्यान दीजिएगा मेरे लाल, जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो उस टाइम आपका शुद्ध उच्चारण होना बहुत जरूरी है, कोई भाषा पढ़ा रहे होते हैं तो। ठीक है, भाषा अर्जन के लिए विद्यार्थी की रुचि जरूरी है। भाषा शिक्षण के लिए अगर मैं भाषा पढ़ा रहा हूं तो हमारी उच्चारण होना बहुत, शुद्ध उच्चारण होना बहुत जरूरी है। और कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसकी रुचि होना जरूरी है। भाषा अर्जन अलग है,
भाषा अर्जन अलग है और भाषा शिक्षण अलग है। हम पढ़ा रहे हैं तो हमारे रिस्पेक्ट में हमको शुद्ध उच्चारण होना जरूरी है। हम कह रहे हैं ना कि आप लोग थोड़ा सा संभल करके, क्योंकि आप का जो संस्कृत में यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देता है वो थोड़ा बड़ा घुला मिला दिखाई देता है। कुछ ऐसी ऐसी शब्दावली डाल दी जाएगी जिससे आप पट से गलत कर दोगे। ठीक, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव कट कट लगाओगे ना, गलत हो जाएगा। विद्यार्थी की रुचि सही है, लगा दो ठोक के सही है। अरे यहाँ पे लिखा है भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता है, और एक होता है भाषा अर्जन की महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, तो भाषा अर्जन अलग है, भाषा शिक्षण अलग है। भाषा शिक्षण टीचर करवा रहा होता है, भाषा अर्जन बच्चा कर रहा होता है, भाषा का भाषा सीख रहा होता है, तो उसमें उसकी रुचि होनी जरूरी है। संस्कृत शिक्षण से प्रमुख उद्देश्यम मस्ती। अब ध्यान देना, संस्कृत शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बोधात्मक, ज्ञानात्मक, रचनात्मक या सर्वाणी। कभी कभी अगर यह ऑप्शन बदल दिया जाए तो उस ऑप्शन के अनुसार जो ऑप्शन दिया रहेगा उसमें से हमको छांटना पड़ेगा। यहां पर क्या होगा, संस्कृत शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है, हालांकि यहां लिख दिया प्रमुख उद्देश्य, प्रमुख तीनों होना, तो यहाँ पे तो तीनों है। बोधात्मक भी होना चाहिए, ज्ञानात्मक भी होना चाहिए, रचनात्मक भी होना चाहिए, अर्थात सर्वाणी। यहाँ पर डी करेक्ट है। अब इस ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर डी ही करेक्ट बैठेगा और डी ही सही है, तो इसको याद कर लिया, कई बार आएगा क्वेश्चन घूम के। संस्कृत शिक्षण प्राचीन पद्धति मुख्य उद्देश्य मस्ती। जब प्राचीन पद्धति थी, जब जब पाठ्य पुस्तक पद्धति बहुत पहले चलती थी, वर्ड वर्ल्ड पहले दें ताकि क्वेश्चन में लगाकर चेक करें सही होता है कि नहीं। हाँ लगा लो, क्या दिक्कत है। ओके ओके, बिल्कुल सभी लोग पढ़ते रहें और थोड़ा ध्यान से। संस्कृत में इसीलिए लोगों का लटक जाता है, क्योंकि वो ना अपने अहंग में जीते हैं कि हमें कर लेंगे, वो कर लेंगे। अरे ध्यान न बरते तो हम लोगों से भी गलती हो जाती है फ्लो फ्लो में। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं जो सीडीपी मेरी बहुत अच्छी, क्योंकि सीडीपी जो यहाँ पर सीडीपी और जो संस्कृत की है, कभी कभी तालमेल बिठाने में थोड़ी सी जैसे देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ गया, प्राचीन समय में। प्राचीन पद्धति जानते क्या था? व्याकरण अनुवाद वाले पहले जब गुरु जी लोग सीधे सिखाते थे, बच्चा सीधे रटता, उसमें रटने पर ध्यान देते थे। ध्यान दो, उस समय कैसे उसमें रटवाते थे, बहुत ज्यादा रटवाते थे। तो संस्कृत शिक्षण की प्राचीन पद्धति का मुख्य उद्देश्य था क्या? भारतीय संस्कृति परिचय, बिल्कुल भारतीय संस्कृति परिचय हो सभी को, बच्चे को पता करता है, मैंने बच्चों को ज्ञान हो इसका, बिल्कुल सही। स्व अध्याय प्रति छात्राणाम अभिरुचि उत्पादनम। स्व अध्याय के प्रति छात्रों की जो रुचि है वह उत्पादन करना, ये भी सही है। शुद्धोच्चारण से सामर्थ्य प्रदानम, शुद्ध उच्चारण का सामर्थ्य प्रदान हो, बिल्कुल ये भी सही था। अर्थात यह राइट आंसर डी आपका करेक्ट होगा, यह क्वेश्चन इस ऑप्शन के साथ में। और मैं यही कहता हूं कि बहुत सारे अध्यापक हैं और जो संस्कृत का यह पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। अब बताओ, वो तो अपना अभी सही नहीं कर पा रहे हैं, फिर बच्चों का भी गलत करेंगे, जबकि बहुत जरूरी है शुद्ध उच्चारण का होना। शुद्ध उच्चारण का होना बहुत जरूरी है। शीर्षकस्य मुख्य संबंध भवति, शीर्षक का मुख्य संबंध होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको लगा लेना, कई बार आया है। शीर्षक का मुख्य संबंध होता है, कभी कभी यह आगे पीछे करके शब्दावली बदल सकता है, या पैराग्राफ का शीर्षक से क्या मतलब है ऐसा करके आएगा, लेकिन आता नहीं है। शीर्षकस्य मुख्य संबंध भवति, शीर्षक का मुख्य संबंध होता है मुख्य पात्र के कथन से, पाठस्य मुख्य अंशन, पाठ के मुख्य अंश से, या पाठस्य मुख्य सुक्त्या, पाठ के मुख्य सुक्ति से, या संपूर्ण पाठेन, या फिर संपूर्ण पाठ से। जो कोई पाठ दिया जाता है उसका शीर्षक दिया जाता है, तो शीर्षक का संबंध किससे होता है? ठीक, क्यों नहीं का क्या मतलब नहीं समझ पाए? संपूर्ण पाठ से, किससे? संपूर्ण, कोई भी अगर आपका यहाँ पर पैसेज दिया गया हो, चैप्टर दिया गया हो, इसका जो शीर्षक रखा जाता है वह ऐसा रखा जाना चाहिए जो इसका संबंध पूरे चैप्टर से हो। ऐसा ना पूरे पाठ्य सामग्री जो उसमें संपूर्ण पाठ है उससे हो। ऐसा ना हो कि ऊपर लिखा रहे लक्ष्मी और पता चला वो करता हो विस्फोट। नारायण, आजकल बहुत सारी ऐसी चीजें हम देख रहे हैं, नाम है कुछ और प्रोडक्ट में आ रहा है कुछ और। हाँ, प्रोडक्ट में आ रहा है कुछ और, नाम है कुछ और, ये सब बात गलत है। चैप्टर का पता चला पिक्चर का नाम कुछ और, उसमें है कुछ और, गलत बात है। वो सही चीजें रखनी चाहिए। हाँ, संपूर्ण पाठ ने, बहुत सही बहुत सही। ध्यान से देखिए, समीचीनम नास्ति, समीचीन नहीं है। अब कौन सा सही नहीं होगा?
भास में जब अ जोड़ेंगे तो भास, या भास धन टाप से भाषा, भास धन वक्त या वाची, या न भाषते अनया या सा भाषा। तो क्या इसमें से सही होगा? प्रश्न संख्या 23, सॉरी समीचीन नहीं है पूछा गया है। ध्यान देना, जब भाष में अप्रत्यय जुड़ते हैं, भाष बनता है, ठीक, क्या बनता है? भास, भास हो जाता है। और जब भास में टाप लगाते हैं तो भाषा बन जाता है। और भास वक्तयाम वाची, ठीक है, ये भी सही है। न भाषते अनया या भाषा, ये बात इनकरेक्ट है। अब ये कहोगे गुरुजी ये कहाँ से आप पकड़ लाए? जब आप डिटेल क्लास पढ़ोगे और जिस दिन हम भाषा पढ़ाएंगे, भाषा है क्या, भास कैसे बना है, किस धातु से बना है, कैसे प्रत्यय लग के आए हैं, इसका क्या अर्थ होता है, उसी दिन जो है आपका एक क्लियर हो जाएगा। अभी आप स्टार्ट किए हैं, करते चलें, देखते चलें क्या है। देखो आ गया यहाँ पर, एक लाइन तो यहीं पे आ गया उसका कि विचार विनिमय ध्वन्यात्मकम सर्वोत्तम माध्यमम अस्ति। सर्वोत्तमम होना चाहिए ना, सर्वोत्तमम, या सर्वोत्तम हो गया तो फिर उसमें तमम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सर्वोत्तम माने होता ही सबसे अच्छा, और तम लगाओगे तभी सबसे बेस्ट आएगा। विचार विनिमय का ध्वन्यात्मक रूप में सर्वोत्तम माध्यम है। ध्वन्यात्मक मतलब ध्वनि के साथ विचार विनिमय करने अगर हम, तो उसमें सबसे अच्छा क्या होगा? क्या होगा सबसे अच्छा वाला? क्या होगा? अच्छा अच्छा आपका नाम और प्रोडक्ट दोनों सही है, बहुत अच्छा। ध्यान दीजिएगा, सीटेट प्राइमरी, सीटेट जूनियर, एसएसटी, सीटेट जूनियर साइंस एंड मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी पीडीएफ ऐप पर जाकर के आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का जो लिंक है साइड में दे दिया गया है, ऊपर पिन अप है, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी लोग शेयर करें, और जितने भी प्रैक्टिस सेट्स वगैरह हैं सब कुछ मिल रहा है तो उस पर कर लें। जो भी और भी डिटेल क्लासेस हैं, सारे क्लासेस उस पर होती हैं। बहुत ज़्यादा फीस नहीं लिया जाता है, बहुत कम फीस में, और कुछ चीज़ें तो आपको फ्री में भी मिल जाती हैं। तो आप लोग अवश्य इंस्टॉल करें, और रेटिंग सभी लोग करें। यहां ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 24 में सबको पता है कि वो भाषा है, लिपि या लेखन से नहीं मतलब, ये तो लिखने में आता है। यहाँ पे कह रहे हैं सीधे से ध्वन्यात्मक रूप में। ध्वन्यात्मक मतलब ध्वनि के साथ में, जिसमें हम लोग विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसका सर्वोत्तम माध्यम भाषा ही कहा जाता है। भाषा वह है जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वही भाषा है। ठीक, यहाँ क्वेश्चन आओ, भाषा यह स्वरूपम अस्ति। भाषा के स्वरूप हैं 2, 3, 1, 4, 5, 10, 12, कितने? भाषा का स्वरूप है कितना? सभी लोग उत्तर करें, देखते हैं यहाँ पर कितने लोग करते हैं, कितने लोग लपेटते हैं। हिंदी के आधार पर और यहाँ पे संस्कृत के आधार पर। ध्यान देना, मूल रूप से जो भाषा है ना वो दो ही है। कौन कौन है? एक है लिखित और एक है मौखिक। मौखिक और लिखित यही दो हैं, लेकिन हिंदी में और कहीं कहीं कुछ प्राइवेट पब्लिकेशन की कुछ किताबें अब आ रही हैं, जिसको पढ़ोगे तो उसमें दे देता है तीसरा, सांकेतिक भाषा। ठीक, हिंदी में हम कहीं देखे हैं, फिलहाल अभी भी हम दो ही बताएंगे कि भाषा का दो रूप है, एक है लिखित और एक मौखिक। ठीक, मौखिक और लिखित दो ही रूप आप लिखिए। ठीक है, कुल करके आ जाए तो कभी आप 3 लगा सकते हैं, अगर लिख दें कुल कितने हैं तो हो सकता है 3, अदरवाइज अब धीरे धीरे लोग छाप, देखो एक साथ अगर परमिशन मिल जाए तो ठीक है, लेकिन अभी भी जो है संस्कृत में दो ही ऐसा मान रहते हैं। और हिंदी में मैं पढ़ते वक्त मैं जरूर देखा हूँ, मैं वो बात बता दी आपको कि लिख के आता है कहीं कहीं जो तीसरा ले आता है ना, सांकेतिक को काउंट किए हैं। संस्कृत शिक्षण से गुण न अस्ति, संस्कृत शिक्षण का गुण नहीं है। शुद्धोच्चारणम, शुद्ध सुंदराक्षर लेख, कुशल मौखिक अभिव्यक्ति ही, अकुशलो अभिनेता। क्या क्या आप बताओ, संस्कृत शिक्षण का गुण नहीं है, किसको आप गुण में नहीं लोगे? ठीक, तो जो गुण है उसको आप लो, फिर हटा दो। पोल देने के लिए अगर हमारे साथ में महामहिम जी उपस्थित हों कुछ देर तक, तो पोल आप अवश्य दे दें कुछ क्वेश्चन के। ठीक है, 1 सेकेंड में अभी जस्ट मैसेज कर रहा हूं, आप लोग मैसेज करते रहो कुछ देर तक, जरूर सुन लेंगे तो कर देंगे। माननीय सौरभ सर, हाँ पोल देने लगे। चलिए सर, थोड़ा कुछ देर तक आप हमारे साथ कर लीजिए, कुछ पोल ही दे दीजिए, जो ही क्वेश्चन जाएगा आप पोल दे दिया कीजिए, और फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन को डिस्कस कर ले रहे हैं। संस्कृत शिक्षण से गुण न अस्ति, संस्कृत शिक्षण का गुण नहीं है। शुद्धोच्चारणम, शुद्ध सुंदर अक्षर लेख, ये सभी हैं। शुद्धोच्चारण तो बहुत जरूरी है, शुद्ध और सुंदर लेख, अक्षर का लेख, ये भी सही है। कुशल मौखिक अभिव्यक्ति का भी होना जरूरी है, अर्थात यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा क्या आ जाएगा? अकुशलो अभिनेता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कितने % लोगों ने करेक्ट किया अब हम भी देखते चलें थोड़ा, क्योंकि देखना जरूरी है। सर तुरंत ओवर कर दिया कीजिए। और 67% पर जो है, 67% बच्चों ने बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया, बहुत मजा आ गया, वाह क्या बात है। ठीक है सर, ध्यान दे रहे हैं, अब पोल आप लोगों को लगाया करेंगे। शिक्षण प्रक्रिया
के त्रयः चराः, शिक्षण प्रक्रिया के कौन से 3 चर हैं, कौन सा 3 बात रखा जाता है, जो अभी कुछ देर पहले आप लोग कह रहे थे कि गुरुजी इसमें पाठ्यक्रम या विद्यार्थी वाला बात आ रहा था, उस चीज को यहाँ पर आप देख सकते हो। शिक्षण प्रक्रिया के 3 चर कौन कौन है? नंबर 1 शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, यही 3 हैं, अर्थात डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से आप सभी लोग जो है पोल करें। अगर हमारी आवाज सर तक पहुंच रही है तो आप हर क्वेश्चन का पोल दे दीजिए या फिर हर 5वें क्वेश्चन पे पोल दे दीजिए, क्वेश्चन दे दीजिए। कुछ लोग पोल, बच्चे हैं सभी लोग, चाहिए पोल। तो शिक्षण से चरम विषय किम समीचीनम नास्ति, शिक्षण से चरम विषय, अब शिक्षण के जो चर हैं उस विषय में समीचीन नहीं है। स्वतंत्र चर शिक्षक, जो स्वतंत्र होता है शिक्षक, या आश्रित चर शिक्षार्थी, मध्यस्थ चर पाठ्यक्रम, शिक्षण कार्याणाम नियोजनकर्ता आश्रित चरः करोति, शिक्षण कार्य में नियोजनकर्ता आश्रित चर करता है, मतलब आश्रित चर में ही सारा चीज वही करता है। अब इसके हिसाब से बताओ समीचीन नहीं है, आप पकड़ में आ जाएगा, तुरंत पकड़ में आ जाएगा कौन स्वतंत्र है कौन परतंत्र है। क्या सही नहीं है, ध्यान देना। शिक्षक स्वतंत्र होता है, वह बच्चों में बधा तो है नहीं, तो शिक्षक शिक्षण की प्रक्रिया में स्वतंत्र होता है, जो पढ़ाना चाहे वो पढ़ाएगा ही हो, ठीक है। तो शिक्षक स्वतंत्र है, करेक्ट है। आश्रित जो शिक्षार्थी होते हैं, बिल्कुल सही, आश्रित जो होता है शिक्षार्थी होता है, और मध्यस्थता का कार्य करता है इन दोनों के बीच में पाठ्यक्रम, अर्थात ए बी सी तीनों करेक्ट है तो डी वाला इनकरेक्ट हो ही जाएगा, ठीक। तो डी वाला इनकरेक्ट होना है, डी पक्का है, इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं 28 में कितने लोगों ने आंसर किया। 67% उत्तर सभी लोग करेक्ट किए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 29 में। प्रश्न संख्या 29 में क्या करेक्ट हो रहा है? उद्देश्याधारेण शिक्षण प्रकाराः न अस्ति। अभी जो है पोल वाले सिस्टम में थोड़ा सा यूट्यूब को चाहिए कि उस पर केवल क्लिक करते ही 4 ठो क्रिएट हो जाया करे, और हम आंसर पे क्लिक कर दें वह तुरंत फ्लैश करने लगे, जो ही हम क्लोज करें हो जाए। लेकिन अभी यहाँ सबका क्रिएट करना पड़ता है, वो ए बी सी डी ई एफ जितना भी करना चाहें, इसमें भी यह दिक्कत है। अभी कुछ लोग जो है बड़े बड़े यूट्यूबर लोग, अगर उनको सजेस्ट करें तो शायद वह ऐसा चेंजिंग ला सकते हैं। 4 ऑप्शन वाले और एस नो वाले अलग बना दें, 4 ऑप्शन वाले अलग बना दें, और 6 ऑप्शन वाला बना दें या 5 ऑप्शन वाला बना दें, ऐसे से करके बना दें, ताकि 4 पर क्लिक करते ही तुरंत 4 ऑप्शन ABCD क्रिएट, या 1 2 3 4 बना रहे उस पर 1 2 3 4 क्रिएट, माने एक बार सेटिंग कर दो तो ऑटोमेटिक आने लगे हर क्वेश्चन पे, मतलब जो ही बनाए हम, जो ही एस करें तुरंत आ जाए, ऐसा होना चाहिए। उस पहले भी नहीं था तो आने लगा। उद्देश्य आधारण शिक्षण प्रकार नास्ति, उद्देश्य पर आधारित जो शिक्षण का प्रकार है वह नहीं है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या सभी। अब देखो, हम प्रश्न संख्या 29 के बारे में अभी हम पीछे चर्चा किए थे कि संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य है तो ज्ञानात्मक, बोधात्मक, भावात्मक, जो आप लोग पढ़े होंगे ना, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ये सभी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? सर्वे संति, सर्वे संति, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। प्रश्न संख्या 30 में आ जाओ। शासन प्रणाली आधारीकृत शिक्षण प्रकार न अस्ति, शासन प्रणाली आधारीकृत, शासन प्रणाली पर आधारित शिक्षण प्रकार नहीं है, नहीं है दिया है, ठीक है। एक तंत्रीय प्रभुत्ववादी शिक्षण, प्रजातंत्रीय शिक्षण, या हस्तक्षेप रहित शिक्षण, या सभी, ठीक। सभी लोग बताएं। बिल्कुल पूरी पेडागाजी होगी, इसमें दो राय नहीं है। आप लोग कम लोग उत्तर कर रहे हो, कम ही लोग उत्तर कर रहे हो, 5 लोग 7 लोग केवल उत्तर कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। फिर पोल क्यों दिया जाए? नारायण श्री हरि। आगे देखते हैं, इसमें भी क्या हो जाएगा? पूरे पूरे के पूरे करेक्ट हो जाएंगे, अर्थात डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, मतलब एक तंत्री प्रभुत्ववादी भी नहीं होना चाहिए, प्रजातंत्री भी, इसमें कौन सा प्रजातंत्र? यहाँ लगता है कोई ऐसा आ रहा है, यहाँ पे हस्तक्षेप रहित, ये भी सब गलत है, यहाँ पे सर्वे डी नहीं वाला चॉइस करना था, नहीं हो गया। प्रश्न संख्या 31 पर आते हैं। संस्कृत शिक्षण से प्रमुख उद्देश्यम अस्ति, लो आ गया फिर से। उस टाइम पर दूसरा ऑप्शन था, इस टाइम पर दूसरा ऑप्शन है। अब ऑप्शन के हिसाब से आप उत्तर देखिए। संस्कृत संस्कृते संरक्षणम संवर्धनम च, संस्कृत जो है संस्कृति, संस्कृत का संरक्षण और संवर्धन, संस्कृत ज्ञान से हस्तांतरण, संस्कृत ज्ञान का स्थानांतरण, मतलब एक लोग से दूसरे लोगों में, या संस्कृत ग्रंथानाम परिचय प्रदानम, संस्कृत ग्रंथों का परिचय प्रदान करना, या संस्कृत प्रति रुचि ही जागरणम। अब यहां पर बताओ, इसमें से कोई एक ही टिक करना है तो क्या टिक करोगे? क्या प्रमुख उद्देश्य है?
अब आप अगर अब नई विचारधारा के तरीके से आओगे वो अलग है, अब पुराने से अलग है, ध्यान देना। इसमें इसमें बहुत सारे लोगों के आधार पर जो है यहाँ पर कुछ उत्तर गलत देखने को मिलेगा, हमको मालूम है। इसमें सभी लोग डी कर रहे हैं, कितने लोग डी कर रहे हैं? डी कर रहे हैं ना, हाँ डी। बहुत सारे लोगों के हिसाब से यहाँ पर डी ही बन जाता, ठीक। बहुत सारे लोगों के यहाँ से डी 100% डी बन रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। संस्कृत के कंडीशन में यहाँ जो रुचि जागरण करना है ना, ठीक है, संस्कृत शिक्षण से प्रमुख उद्देश्य है, संस्कृत शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है संस्कृत प्रति रुचि जागरण करे, ये पूरी बात इसमें आ जाती है। लेकिन जब आप पढ़ोगे ना, जब स्टैटिकल चीज पढ़ोगे तो इसमें आएगा संस्कृत संस्कृत संरक्षण संवर्धनम च, अभी भी इसको नहीं बदला गया है, ये करेक्ट है, ठीक है। पैडोगॉजी की तरीके से लगता है कि शिक्षण शास्त्र में कि संस्कृत के प्रति रुचि जागरण करें। संस्कृत में रुचि जागरण करना ही केवल यहाँ पर्याप्त नहीं है, इनका मूल मतलब है कि उसका संरक्षण और संवर्धन, मतलब वो बची रहे संस्कृत, और संस्कृत और मजबूत होवे, इसके लिए रुचि का होना जरूरी है। प्रमुख उद्देश्य में एक करेक्ट माना गया है। दिमाग को सेट कीजिए बेटा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन थोड़े गलत होते हैं, मैक्सिमम लोग इस पे डी पे जाते हैं, हमको मालूम है डी पे जाते हैं, और यही चीज आपको सीखना है, यही चीज आपको सीखना है संस्कृत में। क्योंकि पॉजिटिव वर्ड देखे कट से लगा देंगे डी, लेकिन संस्कृत के आधार पर माना गया है, संस्कृत लोग मानते हैं, संस्कृत वाले यह मानते हैं कि संस्कृत शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य यह है कि संस्कृत संस्कृते संरक्षण संवर्धनम च, संस्कृत अपनी हमारी संस्कृति का, संस्कृत का, इन सभी का क्या है, संरक्षण और संवर्धन, यह बची रहे और मजबूत होवे, ऐसा इसके लिए जो भी करना हो करना चाहिए। अभी भी ए को माना गया, ध्यान देना। उसमें डी वाला ऑप्शन देकर के भरमाया है। सामाजिक दृष्टिकोणेन शिक्षायाः प्रमुखम उद्देश्यम वर्तते। अच्छा वही अगर हिंदी वगैरह में होता तो कट से लह जाता है ना। मैं कितनी बार बोला हूं कि अभी मैं शॉर्ट क्वेश्चन से, जो स्टैटिकल टाइप के क्वेश्चन है उधर से मैं क्वेश्चन से स्टार्ट किया हूं, जो बिल्कुल बेसिक हैं। अभी मैं व्यवहारिक क्वेश्चन जो क्लासेस में आते हैं वो वाले क्वेश्चन नहीं लिया हूं। हमको पता है बेटा, उसमें आपका ये रुचि वगैरह वाला जो शब्द है वो काम कर जाता है। मैं कितनी बार बताऊं, मैं बोला हूं ना कि आज का प्रथम दिवस से क्वेश्चन मैं प्रारंभ किया और कुछ स्टैटिकल टाइप के क्वेश्चन से मैं स्टार्ट किया, और जरूरी है इधर से आप जब करोगे तब, क्योंकि मैं इधर बार बार घूम के नहीं आऊंगा। वो परीक्षा के मतलब इधर शुरुआत दौर में अगर हम ये सब स्टैटिकल टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं तो लास्ट टाइम में केवल क्या रहेगा, हमको वही क्वेश्चन, वही प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर में जो पूछे गए हैं बड़े बड़े वाले क्वेश्चन, कि ऐसी ऐसी कंडीशन है, कक्षा 1 की बच्ची है, वो ऐसा ऐसा करना पसंद करती है, ये है वो है, इसके लिए क्या जरूरी है, हमको मालूम है मेरे लाल, तब हम उसी पे चलेंगे और फिर हम उधर ही रहेंगे, फिर हम इधर नहीं आएंगे स्टैटिकल में, ठीक है, फिर हम इधर नहीं आएंगे। तो इसको पढ़ लो, जिसका छूट जाएगा, बाद में जो लोग जुड़ेंगे उनका यह हो नहीं पाएगा। ठीक, 2-3 दिन में मैं इधर अभी कुछ कर ले रहा हूं, उसके बाद मैं उधर ही चलूंगा। सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य, सोचो अब यहाँ सामाजिक दृष्टिकोण से, वहां संस्कृत शिक्षण के दृष्टिकोण से, यहाँ सामाजिक दृष्टिकोण से, धनार्जन, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान या अवकाश से सदुपयोगम। ये ध्यान देना, सामाजिक शिक्षण की दृष्टि से यह तीनों नहीं माना गया है, मानव जीवन से सर्वांगीण विकास को माना गया है, मानव जीवन के सर्वांगीण विकास हो इसको माना गया है इसमें, और तीनों को ऊपर वालों को नहीं माना गया है। तीनों बेकार नहीं है, तीनों किसी कृषि कार्य लायक नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हैं, तीनों जरूरत है। अगर यहाँ पे देखा जाए, आप लोगों के हमारे बीच में देखा जाए तो सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा लोग क्यों ले रहे हैं, सामाजिक हो आपका, आर्थिक दृष्टिकोण से कहेंगे धनार्जन, इस समय यही लोग कर रहे हैं ना कि किसी भी तरीके से पढ़ लें ताकि धन का अर्जन कर सकें, व्यवसाय जो है प्राप्त कर सकें। इसीलिए बहुत सारे लोग कौशल विकास की ओर भाग रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे कोर्सेस को चलाना चाहिए जिससे सीधे नौकरी मिले ना, तो वो चीज तो है। लेकिन अभी भी ध्यान देना, वो जो मुख्य स्टैटिकल चीजें हैं जो निर्धारित है उसको उसी के अनुसार हमको देना है, ठीक है। हाँ, सारी चीजें करेंगे, थोड़ा समय लगाओगे तब, शुरू के 4-5 दिन है, फिर लास्ट के उधर, तब फिर वहीं जब फिर एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा 12 तारीख से 15 तारीख से, तो फिर वो पूरे एग्जाम में फिर वहीं सब चलेगा, तब हम इधर ये छोटे मोटे इस सब चीजों को नहीं पढ़ाएंगे ना। संस्कृत शिक्षण से सफलता ही विधि न अस्ति, संस्कृत शिक्षण की सफलता की विधि नहीं मानी जाती है, व्याकरण विधि, अनुवाद विधि, पाठशाला विधि या क्रिया विधि। अब जो सोचो, ऐसे भी क्वेश्चन अभी यूपी टेट में आए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल स्टैटिकल टाइप क्वेश्चन है, करें संस्कृत शिक्षण की सफलता की विधि नहीं है,
व्याकरण विधि माना जाता है, यह अनुवाद विधि भी माना जाता है। पाठशाला ये सब पुराना है, बिल्कुल पढ़ोगे डिटेल क्लास में। ये क्रिया विधि जो है नहीं माना जाता है, तो आप इसको सीखिए, पढ़िए, नहीं गलत कर दोगे। सभी लोग क्रिएटिव से क्रिया विधि लपेट देंगे, सब हो जाएगा गलत। शिक्षा यह विविध अंगेषु विशिष्टम महत्वम अस्ति, शिक्षा का जो विविध अंगों का विशेष महत्व है वह है क्या? अभ्यास विधि या प्रशिक्षण का, या फिर विधि नाम, या फिर शिक्षण का, या विधियों का, या प्रशिक्षण का, या अभ्यास का। प्रश्न संख्या 34, उत्तर बताओ क्या सही हो जाएगा? शिक्षा विविध अंगेषु विशिष्टम महत्वम विधि नाम, शिक्षण करें विधियों का, जो विधियां हैं उनका विशेष महत्व है हमारे पास। न जाने अब आपको शिक्षक बना दिया जाए, पूछेगा कोई नियुक्ति कर जो आपको नियुक्ति पत्र दे रहा हो कि आपको मैं शिक्षक बनाऊं, क्यों बनाऊं? आप बताओगे ना हमारे पास बहुत टेक्निक है बच्चों को सिखाने का, हमारे पास बहुत सारी टेक्निक है, हम तमाम टेक्निक को लगा कर करके बच्चे को सिखा सकते हैं। ठीक, ऐसा चीज है। संस्कृतस्य प्रतिष्ठापने कह सर्वोत्तम विधि, संस्कृत के प्रतिष्ठापन के लिए कौन सी सर्वोत्तम विधि है? आगमन निगमन विधि, संश्लेषण विधि, संभाषण द्वारा शिक्षण, या अनुवाद विधि। प्रश्न संख्या 35। अब इसमें भी ध्यान देना, हम यहाँ कर रहे हैं संस्कृत के प्रतिष्ठापन के लिए, ऐसा नहीं कर रहे हैं संस्कृत पढ़ने सीखने के लिए आया क्या कह सकते हैं उसको, अधिगम के लिए, ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। संस्कृतस्य प्रतिष्ठापने, संस्कृत की प्रतिष्ठा को देने के लिए, प्रतिष्ठा के लिए कौन सी सर्वोत्तम विधि मानी जाती है? तो प्रश्न संख्या 35 में हम बताएं संभाषण के द्वारा शिक्षण। लोग कहेंगे आगमन निगमन विधि सर्वोत्तम विधि कह देंगे मानी जाती है, आगमन निगमन विधि सही मानी जाती है, लेकिन इसके प्रतिष्ठापित करने के लिए कह रहे हैं संभाषण के द्वारा शिक्षण को ही हम मानेंगे, कह रहे हैं हम आगमन निगमन विधि नहीं मानेंगे। हालांकि बच्चे को सीखने के लिए आगमन निगमन विधि उपयोगी होता है, ध्यान दीजिएगा, बच्चे को सीखने के लिए आगमन निगमन विधि उपयोगी होता है। वो भाषा अर्जन के लिए जब आएगा तब आप कहना क्या कहोगे? यहाँ पे जानते हो आपके दिमाग में एक बात फिक्स हो गई होगी कि 90% या 100% आपके दिमाग में यह रहा होगा कि सारे क्वेश्चन चाइल्ड सेंटर्ड होगा, छात्र केंद्रित क्वेश्चन आएंगे। लेकिन यहाँ संस्कृत में सारे क्वेश्चन छात्र केंद्रित नहीं आते हैं बेटा, बस इतना ध्यान देना। अगर 30 क्वेश्चन आता है, 15 पैडागाजी आता है, तो इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन ऐसा आएगा जो छात्र केंद्रित होगा, 3-4 क्वेश्चन आएगा जो अध्यापक के अनुसार क्या सही है उस पर रहेगा, 3-4 क्वेश्चन आएंगे जो ऐसे होंगे जिससे को कि आप पढ़ने पढ़ाने के लिए प्रयोग करोगे, और 2-3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो संस्कृत की महत्ता को, संस्कृत को स्थापित करने के लिए आएंगे। तो इसमें से जो आप बता रहे रुचि का, जो मैं बताया ना, बहुत जगहों पे आप देखोगे अवसर प्रदान करना, ये करना वो करना, जब आप संस्कृत में आओगे तो 2-3 जगहों पे आपका गलत हो जाता है, कारण यही है। अब यहाँ छात्र से क्या मतलब, यहाँ देखो छात्र को कोई मतलब आ रहा है? संस्कृत से प्रतिष्ठापन कह सर्वोत्तम विधि, संस्कृत के प्रतिष्ठापित करने की क्लोज विधि है संभाषण। संस्कृत बहुत ज्यादा संभाषण होना चाहिए, इससे सब कुछ संस्कृत में होगा, जहां देखो वहां पे ही एक आयोजन करते रहो। ठीक है, बिल्कुल अच्छे हैं, नमस्तुभ्यम, अच्छे हैं। तो इस तरीके का आपका काम करना। बच्चा कैसे सीखेगा, या बच्चे को हम सिखाएं तो जल्दी से सीख ले, यह आगमन निगमन विधि आप किसी भी चीज में आप जाओगे तो काम कर जाता है। लेकिन अब किसी चीज को स्थापित करना है, ठीक, किसी चीज को स्थापित करना, तो उसके लिए ध्वन्यात्मक शब्द ही विचार नाम प्रकट नियम भाषा इति कह वदति, कर रहे हैं कि ध्वन्यात्मक शब्द ही, ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों का प्रकट करना ही भाषा है, यह कौन कहा? ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों का प्रकट करना ही भाषा कहलाता है, ऐसा किसने कहा? बिल्कुल स्टैटिकल टाइप क्वेश्चन है, इसको स्वीट महोदय कहते। कौन कहते? स्वीट। प्लेटो नहीं कहते, पतंजलि गांधी महोदय नहीं कहते। ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों का प्रकट करना ही भाषा है, यह स्वीट कहते हैं। अब स्वीट वगैरह का नाम आप हो सकता है कि मूल सीडीपी में ना पढ़े हों, लेकिन यहाँ पर आता है संस्कृत में। ठीक है, वकील का नाम आएगा, वकील का, उनका भी नाम आएगा, भंडारकर का नाम आएगा। ठीक है, इन सब का नाम आता है। भाषा या प्रकृति ही नास्ति, भाषाओं का जो प्रकृति है नहीं है। क्या नहीं है? भाषाओं का प्रकृति नहीं है, तो किसको नहीं माना जाता है? विचारा नाम अभिव्यक्ति ही, विचारों का अभिव्यक्ति ही, अर्जित संपत्ति ही, कला विज्ञान जो भी है, तो ये सब चीज तो माना जाएगा। समाज आधारित, गतिशीला, परिवर्तनशीला, ये भी सही है। चिरकालिक प्रक्रिया,
हाँ चिरकालिक प्रक्रिया भाई। प्रतीकात्मिका, दीर्घकालिका, न्यायपद। फिर उसके बाद अंतिम रूप निश्चितम, ध्यान देना अंतिम रूप निश्चित बिल्कुल फिक्स नहीं होता है, ठीक है। अनुकरण जन्या, भाषा प्रकृति ही नास्ति अनुकरण जन्य जान हस्तांतरण साधिका, ये वाला कुछ इधर छपा है। हालांकि अनुकरण जन्य जैसे लगता है कि अनुकरण करने से भाषा आ जाती है, ये बात तो कुछ लगता है कि हाँ कुछ हो सकता है, लेकिन और सारी चीजें सही नहीं है। भाषा को आप बहुत देर तक बहुत कुछ सीख सकते हो। यह क्वेश्चन थोड़ा सा आपको उटपटांग सा लग रहा होगा, हमको मालूम है। धीरे धीरे आप करोगे तो सहज हो जाओगे। भाषा अधिगमश सोपानम न अस्ति, भाषा अधिगम का सोपान नहीं है। जिज्ञासा, प्रयत्न, अनुकरण, अनभ्यास। अब इस ये देखो इतना सरल क्वेश्चन बन गया कि अब जिसको तो सभी लोग बता देंगे। ये तो बहुत ही सरल टाइप का क्वेश्चन बन गया है कि नहीं। अब कह रहे हैं कि अब सीधे सीधे पूछ दे भाषा अधिगमन का सोपान नहीं है। अरे अनअभ्यास कैसे हो सकता है? अभ्यास करोगे तब ना होगा, ऐसा तो सोपान माने जाते हैं। जिज्ञासा भी होनी चाहिए, प्रयत्न भी करना चाहिए, अनुकरण भी करना चाहिए, ये सब सारी चीजें सही है। अनअभ्यास ऑप्शन के हिसाब से सीधे कट हो गया। शिक्षा का प्रकारिका क्रिया, शिक्षा किस प्रकार की क्रिया है, इस ऑप्शन में आपको क्या बताना है? तो स्थिरभूता, यादृशिकी, यात्मिका, यहाँ पे इस क्वेश्चन को करो, सी भी नहीं है। तासुनक आप या तो फिर आप डी करिए, क्योंकि ये सब तो है ही नहीं। और सी में क्या होना चाहिए अब इसमें हमको याद भी नहीं है, इसमें हम क्या डाल दें कि कर सकते हैं भाई। बहुत सारी चीज हो सकते हैं ना यहाँ पे, इसको स्किप में करो, आगे चलते हैं। समाजे अध्यापक स्थिति कीदृशी स्यात्, समाज में अध्यापक की स्थिति कैसी होनी चाहिए? सामान्य जन की तरह, या प्रशासक की तरह, या आदर्श पुरुष की तरह, या नेतृत्वकर्ता की तरह? कैसा होना चाहिए? तो समाज में अध्यापक की स्थिति आदर्श पुरुष की तरह होना चाहिए। कैसे आदर्श? जैसे इनको स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, गलत आदतों में लिप्त नहीं होना चाहिए, गाली गलौज नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, चोरी, ये सब सारी चीजें से वंचित रहना चाहिए। ठीक, बाहर में शौच नहीं करना चाहिए, जितने भी अनैतिक कार्य हैं कम से कम शिक्षक को नहीं करना चाहिए। हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए, बिना हेलमेट नहीं चलना चाहिए, किसी भी नियम को तोड़ते वक्त न मिले, अर्थात आदर्श तरीके से रहें। भवतः मते शिक्षायाः, आपके अनुसार, भवत माने आप, आपके अनुसार, आपके मति के अनुसार शिक्षायाः कस्य क्षेत्र से समस्या सर्वतो महत्वपूर्ण? करे बताइए शिक्षा की किस क्षेत्र में समस्या का सभी तरीके से महत्वपूर्ण, मतलब कह सकते हैं कि इसमें समस्या का सर्वतो महत्वपूर्ण, हर तरीके की समस्या महत्वपूर्ण है किस क्षेत्र में? प्राथमिक क्षेत्र का, या फिर उच्च शिक्षा के क्षेत्र का, या माध्यमिक में, या तकनीकी में? इसका बताओ। हम सभी के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र की शिक्षा का बहुत ध्यान देना जरूरी बात है कि यहाँ पर जो है गड़बड़ियां होती हैं, बहुत आगे तक झेलनी पड़ती है। कस क्षेत्र से समस्या सर्वतोह महत्वपूर्ण है, प्राथमिक क्षेत्र से समस्या सर्वतोह महत्वपूर्ण है। प्राथमिक क्षेत्र की समस्या जो है सभी जगहों पे क्या होनी चाहिए? महत्वपूर्ण होनी चाहिए, अर्थात पहले ही समस्या को दूर करनी चाहिए। शिक्षकेण प्रत्येक छात्रेण सह कथम व्यवहर्तव्यम, शिक्षक के द्वारा प्रत्येक छात्र के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके का? सभी लोग थोड़ा करोगे ना, धीरे धीरे बैठने लगेगा, पक्का मानिए बहुत सही करने लगोगे आप। 8-10 दिन करो तो जितने लोग ग्रामर का क्लास हमारे साथ किए होंगे उनको पता होगा ग्रामर कितनी बेहतरीन। यहाँ तक कि जो पैसेज हम बताते थे कि राजा दिलीप किसकी सेवा किए थे, किसके आश्रम में सेवा किए थे, नंदिनी गाय कौन थी, हैं क्या करते थे, वो ले जाके चराते थे, लेके बांधते थे, वो सब सारी क्वेश्चन, पैसेज भी वही सब आया था। पैसेज में भी क्वेश्चन वैसे ही आया। अब क्या लोगे? संस्कृत के जो भी देख के आए होंगे उसमें मैं अपनी बहुत बड़ी ये नहीं गा रहा हूँ, बहुत बढ़िया मतलब मैं ही जो कुछ किया, लेकिन सोचो जो पैसेज किया कराया गया वही सेम क्वेश्चन भी वैसी टाइप के भी आए। 2 क्वेश्चन आए, दोनों वैसे ही थे। कैसा व्यवहार? समत्वेन मित्रवत, या फिर व्यक्तित्वेन, या संबंध न स्थापन, या संबंध को ही स्थापित नहीं करना चाहिए। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए? मित्रवत संबंध रखना चाहिए। अध्यापकस्य वास्तविकम कार्यम किम स्यात्, अध्यापक का जो है वास्तविक कार्य कैसा होना चाहिए? परीक्षासु छात्राणाम उत्तरणम, या परीक्षाओं में जो है छात्रों के उत्तर के लिए, या फिर शिक्षकम आक्रहरणम, या फिर शिक्षक का आक्रमण जो दिया गया है। फिर छात्राणाम अनुशासनहीनतायाः नियंत्रणम, या छात्रगत प्रतिभायाः
यथा साध्यम विकास संपादयम, अर्थात छात्र के जो प्रतिभाओं का जितना कोशिश हो सके उतना अधिक से अधिक विकास करने के लिए, यथा साध्यम माने जितना हो सके उतना उसको संपादित करें, विकास संपादित करें, तो डी ही ज्यादा सही होना चाहिए। अध्यापक का जो वास्तविक कार्य है कि बच्चे में कितना अधिक से अधिक कैसे विकास संपादित हो सके, कैसे विकास हो सके, उसके लिए कोशिश करें। शिक्षायाः सर्वोत्कृष्टम उद्देश्यम किम, शिक्षा का सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन रिपीट होने लगा, ध्यान दो। यही आता है जो पढ़ा रहे हैं, ये एमपीटेट के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये स्टैटिकल टाइप क्वेश्चन जो है अब जो सीटेट के लिए पढ़ाएंगे वो एमपीटेट के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक, तो एमपीटेट वाले और सीटेट वाले दोनों लोग नजर इससे अब ना हटाएं। शिक्षा यहाँ सर्वोत्कृष्टम उद्देश्यम की, शिक्षा का जो सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य है वह क्या है? तो इसका जो सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य है यह है कि सुनागरिक निर्माणम। देखो ऑप्शन चेंज, उत्तर चेंज। अभी पीछे आया था तब क्या होता, व्यवहार परिवर्तन दिया गया था कि व्यवहार का परिवर्तन होना चाहिए। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए था? व्यवहार परिवर्तन। वहां भी था धनोपार्जन या उपाधि लाभ, वहां भी था, व्यवसाय के प्रति था, ऐसा कुछ वहां। यहाँ देखो सुनागरिक निर्माणम, हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन के ऑप्शन के अनुसार आपको उत्तर करना है। जब आप समझोगे तभी आप कर पाओगे। तो यहाँ अच्छे नागरिक का निर्माण करने से संबंधित यह लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, का आपस्सु बुद्धिदात्री, क्या क्या बताओ कौन है जो आफत विपद जब आती है उसमें बुद्धि को देता है या बुद्धि प्रदान करता है? क्या है ऐसा? तो है समुचित शिक्षा, विलास की नहीं, समुचित शिक्षा। मित्र मंडली उसमें नहीं है, तासुना काफी कुछ नहीं, समुचित शिक्षा। अगर आप बहुत अच्छे से शिक्षित हैं, बहुत अच्छे से ज्ञान प्राप्त किए हैं, तो जो भी आफत विपत आएगा, आपत्ति आएगा, उसमें आपका ज्ञान आपका साथ जरूर देगा। ठीक, आपका ज्ञान जरूर आपके साथ रहेगा। शिक्षा अनिवार्य भवती, शिक्षा अनिवार्य होती है। सर्वांगीण विकास है, सर्वांगीण विकास के लिए, राष्ट्रीय प्रगति, राष्ट्र के प्रगति के लिए, या संस्कृत उत्थान के लिए, किसके लिए? एतेभ्य सर्वेभ्य। प्रश्न संख्या 46 में इसके अनुसार में डी आप कीजिएगा कि सभी है। संस्कृत का देखो अब है ना, अगर हिंदी यही होता ना तो हिंदी के उत्थान के लिए, यहाँ नहीं लिख सकते थे हिंदी के उत्थान के लिए, संस्कृत के उत्थान के लिए, उर्दू के किसी भाषा के उत्थान, लेकिन हम यहाँ संस्कृत पढ़ रहे हैं, इसलिए संस्कृत वाले लोग जब उत्तर बनाते हैं तो इसी टाइप के बनाएंगे और आपको इसके अनुसार चलना पड़ेगा। सर्वांगीण विकास तो सही है ही, राष्ट्रीय प्रगति भी होनी चाहिए, और जब दो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे तो संस्कृत उत्थान भी होना चाहिए, डी करेक्ट हो जाएगा। 47 में आओ, संस्कृत शिक्षण से प्रमुख उद्देश्यो अस्ति, संस्कृत शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है रसात्मकम, ज्ञानात्मकम, सृजनात्मकम या उपयुक्त सभी। सोचो यह क्वेश्चन आज ही के दिन में 2-3 बार आया, लेकिन दोनों तीनों बार में लिखने का तरीका भी थोड़ा थोड़ा अंतर रहा। अब बता दो, अब जरूर बताओ, सभी लोग उत्तर बता दो, सभी लोग उत्तर बताओ। 2-3 क्वेश्चन और करेंगे। उपर्युक्त सर्वे, उपर्युक्त सर्वे सभी है। और रचनात्मक, रसात्मक नहीं, रचनात्मक होना चाहिए, ज्ञानात्मक और सृजनात्मक कह सकते हो, ये भी ठीक है। रसात्मक भी रहता कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, वो भी सही है। विश्वे सर्वाधिकम परिष्कृतम परिनिश्चितम सुनिश्चित उच्चारण विधान कस्या भाषायाः, विश्व में सर्वाधिक परिष्कृत, शुद्ध, परिनिश्चित, सुनिश्चित उच्चारण विधान किस भाषा में है? तो संस्कृत में है। किसमें है? संस्कृत में है। संस्कृत को, संस्कृत भाषा ही सबसे बेहतरीन है। ठीक, परिष्कृत, परिनिष्ठित, शुद्ध है एकदम। प्रश्न संख्या 49, छात्र स्वहृदय विचारान कया भाषया सरलतया प्रकटीकर्तुं समर्थ भवति, छात्र अपने विचारों को, अपने हृदय के विचारों को किस भाषा में सरल रूप से, सरलतया प्रकटीकर्तुं, प्रकट करने के लिए समर्थ होते हैं? प्रांतीय भाषा में, राजभाषा, अंतरराष्ट्रीय भाषा, या फिर मातृभाषा? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कर दो, बिल्कुल राइट आंसर आएगा आप लोगों का। मातृभाषा में वो ज्यादा सहज महसूस करते हैं, उनको अच्छा लगता है और अपने विचारों को प्रकट कर लेते हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का 50 क्वेश्चन हम लोग केवल करेंगे। 50वां क्वेश्चन, भाषायाः वास्तविकम प्रारंभिकम स्वरूपम च अस्ति, भाषाओं का प्रारंभिक, वास्तविक और प्रारंभिक स्वरूप होता है। मौखिक, लिखित, पठन या लेखनम क्या होता है? तो भाषाओं का जो वास्तविक प्रारंभिक स्वरूप, ध्यान देना, प्रारंभिक स्वरूप जो होता है मौखिक ही होता है। वो क्या होता है? वह मौखिक होता है। लिखित तो बाद में हो जाता है, पहले क्या होता है? मौखिक होता है। चलो एक क्वेश्चन 51 करके शुरू कर लेते हैं। ठीक, शिक्षणम नास्ति, शिक्षण नहीं है, शिक्षण नहीं है।
सतत गतिशीला प्रक्रिया, सतत गतिशील प्रक्रिया नहीं है। उद्देश्यपूर्ण विकासात्मक प्रक्रिया नहीं है। ध्रुव प्रक्रिया सामाजिक व्यवसायिक प्रक्रिया नहीं है। एक अतार्किक प्रक्रिया, ये इसकी जो है एक अतार्किक प्रक्रिया है। कौन सा गलत है इसमें शिक्षण नहीं है, ये बताओ। ठीक, कौन कहा है कि शिक्षण अतार्किक प्रक्रिया? भाई गलत बात ना, बिल्कुल सही डी, शिक्षण न अस्ति, शिक्षण नहीं है एक अतार्किक प्रक्रिया। शिक्षण अतार्किक प्रक्रिया नहीं है, ये बात गलत है। शिक्षण तार्किक प्रक्रिया है। शिक्षण कार्यविधि एक तर्क के रूप में होता है। तो आप लोगों के सामने मैं आज 51 क्वेश्चन, आगे भी बहुत सारे भी क्वेश्चन हैं, लेकिन अब आगे नहीं, बस इतना। देखो यहाँ पे लिखा है शिक्षणम न अस्ति, और यहाँ क्वेश्चन है शिक्षणम अस्ति। सोचो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो ये भी बता ही दो कि शिक्षण है, शिक्षणम अस्ति, शिक्षण है, इसको बता दो। साक्षात अंतःक्रिया उपचार विधि से, बिल्कुल सही। कला विज्ञान च, हाँ बिल्कुल ये भी सही है, कला और विज्ञान भी है। निर्देशनात्मक ये भी सही, अर्थात उपयुक्त सभी डी। अब आगे ना कराओ, ठीक, 2 क्वेश्चन बढ़ गया धीरे धीरे। बस तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोग सीटेट का प्रारंभ कर दिए हैं क्लास, और सभी लोग जो है जितना हो सके उतना सभी लोग जो है क्लास को शेयर करें, लाइक करें, अच्छा लगे बिल्कुल लाइक करें। जो लोग लाइक नहीं किए हैं अभी भी वो लाइक अवश्य करें, शेयर करें, और ससमय आप लोग उपस्थित जरूर हो जाया करें। निश्चित समय से आप लोग उपस्थित हो जाया करें। आगे अभी हम थोड़ा बहुत और स्टैटिकल टाइप क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में हम लोग धीरे धीरे, देखो कौशल से क्वेश्चन ज्यादा आता है, ठीक, पठन वो भाषण लेखन कौशल जो होता है, सभी चारों कौशल उससे आते हैं। सर संस्कृत का सीटेट और एमपी टेट का पैटर्न सेम है या नहीं? बिल्कुल सेम है, सेम है। संस्कृत का जो सीटेट और एमपी टेट सेम है, आप दोनों देखते रहो, ठीक है। तो हम जब आगे चलेंगे 4-6 दिन के बाद में, जब हम लोग आगे चलेंगे, तो बिल्कुल हम लोग केवल उसी पर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किस टाइप के? उसी टाइप के, मतलब जो परीक्षा में जब आ रहे हैं, जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक आपका ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा, फिर स्टैटिकल टाइप क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा सभी लोगों का, सभी लोग जो लोग लाइक ना किए लाइक कर दो। हाँ बहुत अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद त्यागी जी, धन्यवाद। चलिए ठीक है, तो आप सभी लोग पढ़ते रहें, लिखते रहें, चलते रहें, ठीक। 4 बजे से क्लास चल रही है, अभी धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, और मजे में आएगा, और बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। प्लैटिनम गोल्ड नहीं बन गए डायमंड बनो, ठीक है। तो सेशन को बात किया जाए, किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर सेशन को आप करेंगे। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, करते चले सभी लोग, ठीक है। आयुष्मान भव बेटा, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, दिग्विजय भव, चिरंजीवी यशस्वी भव, कीर्तिमान भव।